हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हिंदी के जो समान हिंदी यानी जनरल हिंदी की बात करें तो उससे जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हेम ऑपरेटर की बात करें या एनसीएम की जो भी वैकेंसी है जिसमें हिंदी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हिंदी लोग सोचते हैं कि बहुत ही ईजी है, बट वैसा नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो है सारे ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा मैंने एक जगह पे ही अपलोड किया है। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। है तो अगर आप चाहें तो इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हो, एक जगह कॉपी में आप उसको लिख लो। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो मतलब इजी होगा आपके लिए समझने में। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है। यानी ये सब आलोचक हैं। ठीक है, तो ये देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको पता हो कि ये सारे जो है हिंदी के आलोचक हैं, तो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, तो अगर आप इसमें से आपको पता होगा कि भाई इनका जन्म स्थान कहाँ से है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, तो आप आराम से इजिली लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, यहाँ पे बताइए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये कहाँ के हैं, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जन्म कहाँ हुआ बताना। उन्नाव में हुआ इनका जन्म। चलिए, जो ए है और सी डॉक्टर नागेंद्र, इनका जन्म कहाँ हुआ है ये जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक दिन याद करनी पड़ेगी। इनके जन्म कहाँ हुआ है, काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, बर्थ प्लेस क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है। अब भाई क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि शतरंज के खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पे किस कहानीकार की रचना है। तो अगर जिनको पता होगा भाई, जिन्होंने पढ़ी भी होगी बहुत लोगों ने, शतरंज के खिलाड़ी की बात करें तो ये जो है किनकी रचना है, प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की ये जो है कहानीकार है। ठीक है, कहानीकार की रचना है शतरंज के खिलाड़ी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, जिनका हिंदी सब्जेक्ट रहा है, यानी बीएससी, अगर उन्होंने बीए में हिंदी सब्जेक्ट लिया है या फिर उन्होंने मास्टर्स किया है, तो उनके लिए काफी मतलब इजी होगा ये सब अकॉर्डिंग टू मी। तो क्या कर देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बोल रहा है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, उत्कर्ष का विलोम क्या है। ठीक है, तो देखिए विलोम का अगर आप चाहें तो विलोम का जो है मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगी, मैं इनका विलोम क्या होता है समझाऊंगी इस चीज को ठीक से। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पूछ रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या है। देखिए ऑप्शन दिया, अपकर्ष, विमर्श, निष्कर्ष या सहर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है, यहाँ पे निष्कर्ष मत लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग निष्कर्ष भी लगाएंगे। ठीक है, तो अपकर्ष होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उद्धव शतक के रचयिता हैं। अब उद्धव शतक के कौन है रचयिता, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, डी, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, उद्धव शतक के रचयिता है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इनमें से एक वीर रस के कवि थे। ठीक है, रस जानते होंगे आप, कितने प्रकार के रस होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इनमें से एक वीर रस के कवि थे, यानी वीर रस के भी कवि होते हैं, तो उस तरीके से बताना है कि जैसे श्रृंगार रस के हैं, वीर रस है, तो इसमें कौन से कवि हैं जो वीर रस के हैं ये बताना आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है इसका भूषण। ठीक है, तो भूषण जो है वो कवि है, वीर रस के कवि हैं इनमें से, इस ऑप्शन में से। ठीक है, देव बिहारी और घनानंद में से भूषण जो है वो वीर रस के कवि है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कफन कहानी किसने लिखी है। अब कफन की बात करें तो भाई किसकी है, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। ये तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताइए किसने की है, अगर आपको पता हो तो। चलिए फिर बढ़ते आगे। आंसर है आपका प्रेमचंद। ठीक है, मुझसे प्रेमचंद ने कफन लिखी है, इनकी लिखी हुई है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अभी तक तो काफी अच्छा लेवल था क्वेश्चन का, अब देखते हैं आगे। जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, अब बात करें कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। स्वर संधि है, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, जगदीश व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है मैं किस चीज समझाऊंगी तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा वीडियो, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। व्यंजन जो है अलग देखना हो आपको तो अलग से जो वीडियो उसमें बना दूंगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है आप लोगों की तो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस कवि के दोहों के लिए गागर में सागर की उक्ति प्रसिद्ध है।
ठीक है, किस कवि के दोहे के लिए, यानी कि कौन से कवि हैं इसमें से जिनके दोहे के लिए गागर में सागर की उक्ति जो है वो प्रसिद्ध है, ये बताना आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहारी। ठीक है, ये जो है गागर के सागर की उक्ति इनके यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके दोहों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है, इसमें से शुद्ध जो है वो कौन सा विकल्प है, यानी कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ, ये बताना आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री। ठीक है, ये गलत है, ये गलत लिखा है, ये भी नहीं होगा। कवित्री हो गया, तो कवियत्री हो गया, ये कवियत्री हो गया, ये सही है का वा, तो गा वा और यहाँ पे छोटी का मंत्र और त्रा पे बड़ी का मंत्र। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे शुद्ध शब्द जरूर पूछेगा कि भाई बताइए कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा आपका ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे लिखा उ आधा जा पूरा जा लिखा है, या वाला लिखा है, यहाँ पे उज्ज्वल बोलते हैं। ठीक है, जब उज्ज्वल बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जा और वा का जो उच्चारण है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो उज्ज्वल यानी जा वा जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है सिंगल सिंगल दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कौन सा परसर्ग यानी कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है, परसर्ग की बात कर रहा है, तो परसर्ग की बात करें तो परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान क्रियापदान से मैं पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कारक ने। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब शुद्ध बताना भैया, स्वास्थ्य दिया हुआ, स्वास्थ्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे हुई जो है पूरा या दिया हुआ है 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरा या दिया हुआ है, पूरा या नहीं है, स्वास्थ्य है, तो सा भी है, था भी है, या भी है। ठीक है, आधा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अंतर्गत जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये देखिए जो है गा पे री का मात्रा होगा और ता होगा, याद रखिए इस तरीके से लिखते हैं अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन, ये कहानी है, इसके लेखक कौन है ये बताना आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये कहानी लिखी हुई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। आर्थिक की बात करें, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। आस्तिक मतलब क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, ये कहना चाह रहा है। जो ईश्वर को ना मानता हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो जानने की इच्छा रखता हो, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। और क्या बोलते हैं, नास्तिक। नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो, और ईश्वर में विश्वास करने वाले को बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रत्नावली किस कवि की पत्नी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, रत्नावली। तो याद रखिए रत्नावली की बात जब भी आए तो याद रखिए तुलसीदास की ये पत्नी थी। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। अब बात करें कि रामचरितमानस जो है इसकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, संस्कृत, खड़ी बोली या अवधि, किसमें लिखी गई है। तो देखिए याद रखिएगा अवधि में जो है रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधि थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि क्षिति का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, क्षिति का पर्यायवाची क्या है, देखिए क्षिति मतलब क्या होता है, क्षिति जो पर्यायवाची है वो है पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, क्षिति यहाँ पर दिया है कमल, सरोवर और बादल है, पृथ्वी जो है एकदम अलग है। तो पृथ्वी जो है क्षिति, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची क्षिति भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है, जिसे जीता ना जा सके तो उसके लिए क्या बोलते हैं। दुर्लभ, दुर्गम, तो ये तो होगा नहीं भैया, दुर्लभ दुर्गम तो होगा नहीं, वीक के लिए ये अमर, जो अमर हो जाए, जिसको कोई मारा ना जा सके। अजय मतलब जिसको कभी जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, अजय। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन में 21 की तरफ। 21 कहता है कि रेल शब्द क्या है। देखिए 21 रेल शब्द क्या है। ठीक है, रेल शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज। अगर आपको तत्सम तद्भव समझना है तो प्रैक्टिस में लिंक आप दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप तत्सम तद्भव समझ सकते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है, बहुत ही ईजी है।
और एक बार आप जरूर देखें। चलिए तो देख लेते हैं रेल शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है कि देशज है कि विदेश है। ठीक है, अच्छा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेल। रेल जो है वो विदेशी शब्द है। ठीक है, रेल मतलब रेलगाड़ी वहां से लिया गया है, तो ये विदेशी शब्द है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास। ठीक है, याद रहिएगा आपको। चलिए चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको जो है अपने नोट मेकिंग में कर सकते हैं यूज, और उसके बाद फिर आपको जब रिवाइज करना हो तो फटाक से आप जो है रिवाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर कुछ चीजें जो मतलब इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, मतलब क्या पता रिपीट कर दे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कहता है कि चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है। ठीक है, ये बताना आपको, बहुत ही इजी है ये तो, कोई भी बता देगा। चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम जो है वो है पृथ्वी रासो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है विशल देव रासो, कुमार रासो, आल्हा खंड और पृथ्वीराज रासो। चलो बताइए कि पृथ्वीराज रासो में इनकी काव्यकृति का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कहता है कि कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। कृतज्ञ शब्द जो है उसका सही अर्थ क्या है, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ हो गया किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ जो उपकार जो करता है उसको मानने वाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। निम्न में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड का जो नहीं है इसमें से ये बताना आपको। तो ये तो है पहला ऑप्शन आपका हो ही गया, राइट आंसर बता ही दिया था मैंने, ये उत्तराखंड के हैं। यहाँ कह रहा है कि कौन से नहीं है उत्तराखंड के, तो पीताम्बर दत्त बड़वाल है, सुमित्रानंद पंत है, लीलाधर जगूड़ी है, धर्मवीर भारती जो है ये जो है उत्तराखंड के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती की बात करें तो ये जो है प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से है ये। ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो उत्तराखंड से नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी है इसका। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन एक हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रत्यय ये तो होगा नहीं। ठीक है, प्रतिधन इक भी नहीं होगा, बचा आप दोनों कंफ्यूज होंगे आप। प्रतिधन इक नहीं होता, प्रतिधन एक हो जाता है। ठीक है, ता और ए जब मिलेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, व्यायाम करना, जवान होना या सबको पछाड़ देना। अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो जाना, इसका अर्थ यही है। ठीक है, स्वावलंबी होना, ये तो किसी की कीमत तो होगा नहीं। व्यायाम करना, जवान होना, ये क्या है, सबको पछाड़ देना। लोग ये हो सकता है कि लोग कुछ लोग लगा दें, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति यानी कहावत बताइए। ठीक है, मुहावरे और कहावत जो है वो अंतर है, तो ठीक है ये चीज समझिएगा। तो इसमें बताना है कि भाई कहावत कौन सा है। ठीक है, एक पंथ दो काज, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंखें चुराना। ठीक है, तो कठपुतली होना जो है ये आपका लोकोक्तियां है, याद रखिएगा। बाकी ये सब जो है ये मुहावरे हैं। ठीक है, आंखें चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कहता है कि संत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह और निर्वेद। संत रस, अब बात करें संत रस का, संत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वेद, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 कह रहा है निम्नलिखित में से गौड़ शब्द का विलोम कौन सा है। गौड़ शब्द की बात करें तो इसका विलोम की बात करें, इसका विलोम क्या है गौड़ शब्द का, तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, विशेष, सामान्य, मुख्य और अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य। ठीक है, गौड़ मतलब गौड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा मुख्य। ठीक है, बढ़ते 31 की तरफ। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है। अम्लीय, अमूलक, अम्लान और अमूल्य, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किस शब्द में, चारों में से, ये बताना आपको। तो इसमें देखिए अम्लीय की बात करें तो इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो अम्लीय जो है ये यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है आ उपसर्ग की बात करें। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है ये बताना है आपको। देखिएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस यानी रौद्र मतलब क्या, देख के समझ में आ रहा है क्रोध से रिलेटेड है, तो स्थायी भाव इसका जो हो जाएगा क्रोध। ठीक है, क्वेश्चन में 33 देखते हैं। 33 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यानी आकाश का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो देखना है। तो ऑप्शन ए हो गया गगन,
नभ, अवनी और अंबर। ठीक है, अच्छा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अवनी की बात करें, अवनी जो पर्यायवाची नहीं है, बाकी आकाश की बात करें गगन, नभ, अंबर, ठीक है, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं आकाश के। तो कौन सा नहीं है? अवनी। ठीक है, बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 कहता है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में आग लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दावानल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 35, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? क्या बोलते हैं उसको? कम बोलने वालों के लिए एक शब्द है, वो क्या है? वाचल, मूक, कृपाण और कृपण, मितभाषी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मितभाषी, जो कम बोलता हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मितभाषी। नेक्स्ट है 36, 36 नंबर है आग उगलना है। तो ये क्या है भैया? लोकोक्तियां है, क्रिया है, मुहावरा है या विशेषण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां जो है वो मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकोक्तियां की बात करें तो लोकोक्तियां जो है काफी मतलब छोटे छोटे होते हैं, और मुहावरे की बात करें तो काफी सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब चिड़िया ने जो खेत लिया तब पछताया क्या हो, मतलब उसका एक समझ में आता है कि क्या मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, लोकोक्तियां थोड़ा इजी नहीं होता है इसको समझना। ठीक है, तो हार्ड होता है काफी। तो देखिए यहाँ पे आग उगलना, अब ये एक पूरा दो अक्षर का है, तो इसको बोलते हैं लोकोक्ति है ये। ठीक है, क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, विशेषण भी नहीं है, और ना ही ये मुहावरा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इस हाथ दे उस हाथ ले, ये क्या है? मुहावरा है, वाक है, या लोकोक्ति है, या पदबंध है? ठीक है, तो याद रखिएगा मुहावरा है ये। ठीक है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। ठीक है, ये मुहावरा हो गया। बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला जो है याद रखिएगा, तो देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो है हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का विलोम है? अनुकूल का विलोम है, इसमें से बताना आपको। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, तो अनुकूल का विलोम क्या हो गया? प्रतिकूल। या आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप अनुकूल बताओगे, है ना। तो यहाँ से एक नंबर हमें ये लगता है कि कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आ सकता है एग्जाम में। हमें काफी बार एग्जाम में आया है ये, मतलब अच्छा। तो 40 क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से दिनकर बिल्कुल ये सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी है, भानु भी है, गिरीश नहीं है। ठीक है, गिरीश नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, तो ये पता होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 कहता है कि देव का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? अब देव का स्त्रीलिंग बताना है, ऐसा कौन सा शब्द है जो देव का स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई? देवी ही हो जाएगा, नारी तो होगा ही, क्योंकि नर नारी होता है, पुत्र पुत्री होता है, चीटी दिया हुआ, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो बचा आपका देवी। देवी जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रस से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार पूरा रस देख लीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी अनदर वीडियो में। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? ठीक है, ये बताना आपको। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शोक। ठीक है, करुण रस, करुणा की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा शोक। ठीक है, आप मतलब वर्ड से भी समझ सकते हो कि क्या वो दर्शा रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। बढ़ते 43 क्वेश्चन नंबर पे। 43 कहता है कि निम्नलिखित में से प 12 होना का अर्थ कौन सा है? मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है प 12 होना? ठीक है, सुना होगा आपने। तो पहला दिया दाव हारना, या मर जाना, या अपेक्षा से अधिक लाभ होना, या फिर बहुत हानि होना। ये इसका दिया हुआ 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपेक्षा से अधिक लाभ होना। ठीक है, यानी कि जितना आपने उम्मीद नहीं की है उससे ज्यादा आपको लाभ हो गया हो, तो उसको बोलते हैं प 12 होना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 कहता है कि निम्नलिखित में से पलक बिछाना का अर्थ कौन सा है? क्या ऑप्शन दिया हुआ? बलिदान करना, मदिरा पान करना, या सपना देखना, या स्वागत के लिए उत्सुक रहना। ठीक है, तो यहाँ पे पलक बिछाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पलक बिछाना का अर्थ हो जाएगा स्वागत के लिए उत्सुक रहना। ठीक है, मैंने पलके बिछाए हुए हैं, सुना होगा आपने, तो उसका मतलब होता है कि स्वागत के लिए उत्सुक रहना। ठीक है, बलिदान करना नहीं, ना ही मदिरा पान करना, ना ही सपना देखना। बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। 45 कहता है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुवचन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते 46 क्वेश्चन नंबर पे। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए यहाँ पे उल्लू सीधा करना जो मुहावरा दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, स्वार्थ को सिद्ध करना का होता है उल्लू सीधा करना। ठीक है,
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा उदाहरण है भैया? भाववाचक गंगा, फूल, चतुराई या कमरा। भाववाचक जिसमें आपको भाव एक उत्पन्न हो या दिखाई दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुराई। गंगा तो भाई कोई नाउन है, और फूल भी, कमरा कमरा भी कोई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। चतुराई की बात करें तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई चतुराईपन है, एक भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो गई। बढ़ते 48 क्वेश्चन नंबर पे। साकेत किसकी रचना है ये बताना, ये इंपॉर्टेंट है भैया। साकेत किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी की साकेत जो है वो रचना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बढ़ते 49 क्वेश्चन नंबर पे। 49 कहता है कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अरे भैया ये क्या है? रूपक है, अनियुक्ति है, यमक है या उपमा है? ठीक है, तो याद रखिएगा उपमा है ये, ठीक है। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, इसका मतलब उपमा। बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन नंबर पे। चलिए हम आधा देख लिए, 50 और देख लेंगे। जिन समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताइए? तो बहुत ही इजी है, द्वंद्व समास कहते हैं उसको, जिसमें वो मतलब जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने समास जो है वो कंप्लीट किया, आप चाहे तो जो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। समास क्या है, समास किसे कहते हैं, वो मैंने बताया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। 51 कहता है कि मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जो तन की झाई परे, श्यामु हरित दूती हो। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, ये बताना है कि ये जो दिया हुआ है उपयुक्त दिया हुआ है जो चीजें यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियां दी हुई हैं, इसमें से छंद कौन सा छंद है? गीतिका, सवैया, सोरठा, दोहा। तो बात करें तो ये क्या है? दोहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिरिक्स देख रहे हैं, आप सेम है, सो यहाँ पे हो दिखा है, तो ये जो है ये दोहा हो गया एक तरीके से। तो ये जो छंद पूछा है ये दोहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि नानक किस काव्य धारा के कवि हैं। तो 52 की बात करें तो नानक जो है किस काव्य धारा के कवि है? तो संत काव्य धारा के हैं, ठीक है। राम काव्य धारा सूफी दिया है नहीं, कृष्ण दिया नहीं, तो संत काव्य धारा के हैं नानक, ठीक है। क्वेश्चन 53 है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इस चारों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लता। लता जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ममता, कटुता, समता ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बढ़ते 54 पे। 54 कहता है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे ये बताना आपको। तो सूरदास के गुरु कौन थे ये तो बिल्कुल पता ही होगा सबको। नहीं पता, चलिए नहीं पता है तो बता दें कि वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। 55 क्वेश्चन नंबर है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए इसमें से कोई, किस, आप, जिस दिया हुआ, तो संबंध सर्वनाम है किसका? यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम दिया हुआ कि यहाँ पे भाई कौन है? तो जिस याद रखिएगा, जिस जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी किसी को कंपेयर कर रहा है जिससे, जिसका संबंध हो किसी से, ठीक है। बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन नंबर पे। अविभाज्य शब्द का विलोमार्थी क्या है? ठीक है, ये बताना कि अविभाज्य शब्द का विलोमार्थी क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव जो है इसका विलोमार्थी शब्द है, अविभाज्य का तिरोभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पे एकल शब्द का विलोम क्या हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा बहुल, ठीक है। शकल नहीं होगा, पंकिल नहीं होगा, विकल नहीं होगा, बहुल होगा, ठीक है। एकल शब्द का विलोम यानी उल्टा, तो बहुल हो जाएगा। 58 कहता है कि अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखें, विलोम। अंकुश का विपरीत क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी इसके अपोजिट क्या होगा? अपोजिट शब्द। अंकुश का निरंकुश हो जाएगा, ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निरंकुश। बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की तरफ। 59 कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? प्राकृतिक शब्द का विलोम बताना है, विलोम क्या होगा? कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ठीक। बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन 60 की तरफ। री वर्ण, री वर्ण व्याकरण के अनुसार है, क्या है? व्यंजन, स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। देखिएगा संयुक्त स्वर है ये, ठीक है। री वर्ण व्याकरण के अनुसार संयुक्त स्वर है। 61 की बात करें, दोहा छंद की प्रत्येक पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा छंद की बात करें तो इसकी पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में, ठीक, 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो याद रखिएगा धा, ठीक है। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन नंबर पे। राजपुरुष में कौन सा समास है? ठीक है, राजपुरुष में कौन सा समास है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय है, ठीक है। राजपुरुष में कर्मधारय समास है। अगर समास देखना तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि डिस्क्राइब करने में काफी समय जाएगा और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप उसको देख सकते हो, ठीक है, वहां पे मैंने बताया अच्छे से। चलिए 64 क्वेश्चन में देखेंगे, उष्म वर्ण कौन से हैं? अब उष्म वर्ण की बात करें,
ऊष्म वर्ण की बात करें तो श, स और स, हा, ये जो है ये ऊष्म वर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। यार अलावा नहीं, छा त्रा ज्ञा नहीं का चा टालना नहीं, शा सा शा, तीन सा है, ठीक है। शरीफा सलजम और सपेरा वाला शा जो है और हा दिया हुआ, ये ऊष्म वर्ण ये है, ठीक है, याद रखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर पे, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखिए चौपाई छंद की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना आपको, तो राइट आंसर हो जाएगी 16, ठीक है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बढ़ते 66 क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा पद जो है वो अव्ययी भाव समास नहीं है इसमें से, ये बताना। राजपुत्र, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक। तो राजपुत्र जो है ये तो बताया मैंने, जैसे कर्म धारा था तो राजपुत्र तो होगा नहीं, तो बाकी सब अव्ययी भाव है, ठीक है। यथा प्रति लगा हुआ है सब में, तो इसलिए ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। तो बचा कौन? राजपुत्र, ये नहीं है, ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट 67 की बात करें तो कर्म कारक का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? कर्म कारक का चिन्ह बात करें तो याद रखिएगा को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इसे दिया हुआ है, तो कर्म को दिया है तो कर्म कारक पूछ रहा है, का चिन्ह को होगा, ठीक है, बहुत इजी था। 68 की बात करें तो प्रकाश का विलोम क्या है? प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश का विलोम हो जाएगा तम, ठीक है, प्रकाश का विलोम तम हो जाएगा। नेक्स्ट 69 की बात करें तो हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है? हर्ष का सही विलोम शब्द कौन सा है? हर्ष का सही विलोम शब्द है विषाद, ठीक है, विषाद जो है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 कहता है दोपहर 12 बजे के बाद का विकल्प है। दोपहर 12 बजे के बाद का जिसमें से सही विकल्प क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न, ठीक है। पूर्वाह्न मतलब पहले होता है, अपराह्न मतलब बाद में, संध्या मतलब शाम, बचा आपका मध्याह्न यानी दोपहर 12 बजे के बाद का समय, ठीक है। बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन नंबर पे। 71 कहता है कि त्र्यंबकम, त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है? इसमें कह रहा है त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो कौन सा समास है भाई? तो याद रखिएगा बहुब्रीहि, ठीक है, त्र्यंबक में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, त्र्यंबकम, ठीक। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर। पलंग का तत्सम शब्द है, पलंग का तत्सम शब्द क्या है? पलवंग दिया, प्रयक दिया, पालना दिया, तीनों गलत है, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयक, ठीक है। पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द, ठीक है। अगर तद्भव बोलता है, ठीक है, अगर बोल रहा है तद्भव बोल रहा है तो आप हिंदी भाषा से नॉर्मल समझो, जो हिंदी में दिया हुआ है नॉर्मल चीजें तो वो सारे आप हो जाएंगे। अगर तद्भव बोलता है तो पर्याक हो जाएगा। उसके बाद 73 क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अब देखिए आगे यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है आपको, ठीक है। काठ दिया है, कान दिया है, ढीढ़ दिया है, फिर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। बाकी सब जो दिया है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, ये कमल हो गया तत्सम। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन नंबर। सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द हैं, किसके शब्द है? तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है या देशज है? तो याद रखिएगा तत्सम शब्द है सूर्य, गौ तथा जल। जैसे कि मैंने बताया कि संस्कृत शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है तत्सम शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। फिर वही तत्सम पूछ रहा है, तो व्याघ्र, पत्थर, सांप, नदी पूछ रहा है। तो सांप जो है देखिए सर्प होता है या संस्कृत में, ये तो होगा नहीं। नींद दिया, निद्रा होती है, ये भी नहीं होगा। पत्थर ये भी नहीं होगा। व्याघ्र देखिए दिया हुआ है, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याघ्र, ठीक है। 76 क्वेश्चन नंबर पे, महानता शब्द में प्रत्यय है, महानता शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए महानता शब्द में प्रत्यय जो है वो ये है, ठीक है, ता, ठीक, प्रत्यय क्या है? ता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। हा रघुवीर देव रघुराया, ठीक है, हा रघुवीर देव रघुराया के ही अपराध विसा रेहु दया, ये दिया हुआ है। उपयुक्त पदांश में कौन सा रस है? अब पूछा है कि भाई इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार है, करुण रस है, वियोग श्रृंगार है या शांत रस है? तो यहाँ पे जो है इसमें जो कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर जो है वो लगाते हैं डी, शांत रस। इसमें एक कंफ्यूजन है, तो आप अगर आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो शांत रस अब फिलहाल अभी रखते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंफर्म कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बढ़ते 78 क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? व्यांग, रौद्र, हास्य, भयानक। तो डी जो है आपका भयानक जो है वो विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यांग, ठीक है। व्यांग जो है वो विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मूक शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचल, ठीक है। मूक शब्द का विलोम जो है वो वाचल है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 कहता है कि अघांत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, अघांत शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है आदि से अंत तक। ठीक है, अघांत बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसका अंत ना हो ये नहीं, अंत से पूर्व भी नहीं, जिसका अंत निश्चित हो ये भी नहीं। ठीक है, अघांत मतलब आदि से अंत तक। 81 की बात करें, जिज्ञासु का अर्थ है। जिज्ञासु की बात करें, ठीक है, जिज्ञासु का अर्थ का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जिज्ञासा जिसको बहुत ज्यादा होती है किसी चीज की जानने में, तो उसका अर्थ है जानने का इच्छा रखने वाला। बढ़ते क्वेश्चन में 82 की तरफ। 82 कहता है छा वर्ण व्याकरण के अनुसार है। इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है छा वर्ण जो दिया है किस व्याकरण के अनुसार यहाँ पे है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, छा वर्ण संयुक्त व्यंजन के अनुसार है। ठीक है, बढ़ते 83 क्वेश्चन नंबर पे। वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, ये पूछ रहा है। वृक्ष, देखिए यहाँ पे लिखा है वृक्ष से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, करण। बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन नंबर पे। कंठ का विशेषण क्या होगा। तो कंठ का विशेषण क्या होगा यहाँ पे ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांठ। ठीक है, कांठ जो है इसका विशेषण हो जाएगा कांठ का, कंठ का विशेषण हो जाएगा कांठ, कंठ है। ठीक है, इस तरीके से विशेषण इसका लिखा जाएगा। बढ़ते 85 क्वेश्चन नंबर पे। हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द, हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अच्छा, हिंदी शब्द कोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। देखिए अंक, अम्ब, अकंठ, अंग दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा ये बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंक। अंक जो है आ भी दिया है पहला और का भी पहला दिया है, तो इस तरीके से अंक जो है वो पहले आएगा। आपका जो हिंदी का शब्द डिक्शनरी जो होती है उसकी बात कर रहा है, तो शब्द कोश में सबसे पहले ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 86 नंबर पे। मानक लिपि में भाषा में क्या आती है। मानक लिपि में बात करें तो भाषा में एक रूपता, अनेकता, विभिन्नता, अर्थभेदता क्या आती है मतलब। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थभेदकता। ठीक है, 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 87 की तरफ। अंग व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है या संयुक्त स्वर है या व्यंजन है या संयुक्ताक्षर है, क्या है इसमें से ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुस्वार है। ठीक है, अंग की बात करें तो ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है तो ये अनुस्वार है। ठीक है, 88 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है। ठीक है, ता, ला, जा, धा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जा। ठीक है, तालव्य बोल रहा है इसमें, मतलब कौन सी ध्वनि तालव्य है, तो जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 कहता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें, हिंदी सागर सम्मेलन की बात करें तो किस नगर में स्थित है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, यूपी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, तो उस नगर में स्थित है। अब देखेंगे लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 91 कहता है कि उत्तन मार्तन किस भाषा का समाचार पत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तन मार्तन किस भाषा में समाचार पत्र है, तो हिंदी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 92, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है, उसका नाम है, तो उसका नाम है सरस्वती। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है, ठीक है, सरस्वती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 93 कहता है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज लिखा हुआ है, यानी कि बहुब्री, यानी जब किसी कोई भी चीज को जब आप किसी तरीके से, यानी कि उसको एक नंबर आप काउंट कर सको उस चीजों को, तो उसको बोलते हैं बहुब्री। ठीक है, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। ठीक है, इस तरीके जितने भी होंगे वो बहुब्री समास कहलाएगा। बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामग्री। ठीक है, सम्राटनी मत लगा दीजिएगा, कुछ लोग लगा भी देंगे, सम्राटी, सामग्री, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सामग्री जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि उच्चारण की दृष्टि से निम्न में कौन सा विकल्प सही है, यानी चांदी, सोना, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, 10, 20। तो चांदी सोना नहीं हो, सोना चांदी बोलते हैं, है ना, माता पिता बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, स्त्री पुरुष बोलते हैं। यहाँ पर 10, 20 जो लिखा वो सही है, डायरेक्शन सही है इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक, कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो कालिदास देखिए सही लिखा, वाल्मीकि भी सही है, अतिथि भी सही है। वाल्मीकि जो है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ से इधर से मात्रा होगा वाल्मीकि, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध शब्द हो गया। ठीक है, 97 कहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। इनमें
अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है, ठीक है। इसमें जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है आपको। तो सम प्रमाण उत्तर दीजिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। शीला ने मोतियों की एक माला खरीदी, मैंने अभी बाजार जाना है। मैंने अभी बाजार जाना है, वाक्य कौन सा अशुद्ध है? तो ये क्या है भाई, मैंने अभी बाजार जाना है, यानी ये लिखो कि मुझे अभी बाजार जाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अष्ट छाप के कवि नहीं है ये बताना है। अष्ट छाप के कवि कौन से नहीं है इसमें से? तो नाभा दास जो है ये अष्ट छाप के कवि नहीं है, ठीक है। कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब जो है अष्ट छाप के कवि हैं, ठीक है, ये नहीं है नाभा दास। बढ़ते हैं 99 की तरफ। 99 कहता है कि इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है, कौन सा? पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है एक हिंदी भाषी है, ठीक है, एक ऐसा राज्य है जो हिंदी भाषी कहा जाता है। बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में भैया, 100 क्वेश्चन नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? पता नहीं कौन सा इसमें शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है, श्रृंखला, 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 श्रृंखला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो जो है वो खत्म होता है। सो आपने देखा कि इस किस तरीके के जो है हिंदी के क्या होता है, हिंदी के जो समान हिंदी होता है ना, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं आपने देखा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन। और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई विल श्योरली रीच टू यू। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वीडियो हम इस तरीके से लेक्चर जो है लाते रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।